नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस एंड इफ़िशिएंसी एंड पावर स्टेजेस। डीसी मशीन के हम लॉसेस एंड इफ़िशिएंसी एंड पावर स्टेजेस देखेंगे। हमारा टॉपिक डीसी मशीन चल रहा है, इसलिए हम बात करेंगे लॉसेस की, डीसी मशीन के लॉसेस की, इफ़िशिएंसी यानी डीसी मशीन की इफ़िशिएंसी, पावर स्टेजेस यानी डीसी मशीन के पावर स्टेजेस की हम बात करेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसेस एंड इफ़िशिएंसी की। दोस्तों डीसी मशीन हमारा मोटर चल रहा है, हमने इससे पहले जनरेटर देख लिए हैं। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इसके लॉसेस सेम होते हैं। इसके जो लॉसेस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि हमने जनरेटर में भी देखा था कि उसमें पहले कॉपर लॉस होते हैं, उसके बाद में मैग्नेटिक लॉस यानी कि आयरन लॉस होते हैं, और बाद में मैकेनिकल लॉस। इस तरीके से मोटर में भी लॉसेस होते हैं, वही लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस। यही 3 लॉसेस होते हैं मोटर में भी एंड सेम एज जनरेटर में भी यही लॉसेस होते हैं। दो the losses take place in the motor are same as in the जनरेटर और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के लॉसेस जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, कॉपर लॉस जिसको हम सीयू लॉस इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीयू लॉस। ठीक है, मैग्नेटिक इसको और में आयरन लॉस भी बोलते हैं, लॉस जनरली हम इसको आयरन लॉस बोलते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल लॉस, ये तीनों लॉस जनरेटर में भी सेम होते हैं और हमारे मोटर में भी होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आई स्क्वायर आर से। ये जो लॉस है हमारा आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, जनरेटर में जिस तरीके से देखे हैं। अब देखिए मैग्नेटिक लॉस यानी कि आयरन लॉस, इसमें हमारे 2 पार्ट आ जाते हैं। कौन से? आयरन लॉस में आते हैं हमारा हिस्टेरिसिस लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस, ये 2 लॉसेस आयरन लॉस में आते हैं, जैसे कि हमने देखा था। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब बात करते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस ये सब हमने जनरेटर में देखा है, इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि हमने डिटेल में देखे है जनरेटर में इसको एकदम डिटेल में। मैकेनिकल लॉस में फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस, ये होते हैं हमारे कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस एंड आयरन मैकेनिकल लॉस। ये जनरेटर में भी होते हैं और मोटर में भी होते हैं। यही लॉस हमने जनरेटर में डिटेल में देखे थे, इसके इक्वेशंस भी हमने देखे थे जनरेटर में, इसलिए मैंने आज सिर्फ रिवीजन कर दी है कि मोटर में, क्योंकि सेम ही होते हैं जनरेटर और इसकी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में अभी गया नहीं, क्योंकि हमने जनरेटर में डिटेल में देख लिए हैं। तो अब बात करते हैं इफ़िशियंसी की। देखिए, अब इफ़िशियंसी की जब हम बात करने जा रहे हैं, अगर किसी भी डीसी मोटर में मुझे इफ़िशियंसी मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि हम कोई भी मशीन या फिर कोई भी चीज़ किसके लिए करते हैं, हमें हमारी सोच यही होती है या फिर हमारा उद्देश्य यही होता है कि किसी भी चीज़ से हमें मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलनी चाहिए। अगर इफ़िशियंसी कम हो गई तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर जिस चीज़ की भी इफ़िशियंसी कम होगी वो हमें इकोनॉमिकल नहीं होंगी। हम ज़्यादातर मशीनें इकोनॉमिकल ही यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी मोटर आपने खरीद ली, उसका बिल आपको जो काम करना है उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही हो,
आपको जो भी काम करना है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, इसलिए वो इफिशिएंट मोटर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आपको आपके काम से ज़्यादा उसके बिल पे करना पड़ेगा, इसीलिए वो इफिशिएंट मोटर नहीं होगी। इसीलिए हम हमेशा मैक्सिमम इफिशियंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी। अब डीसी मोटर में मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलेगी? जब मुझे कॉपर लॉस, जब कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस, अब कांस्टेंट लॉस मैं बताता हूँ। कांस्टेंट लॉस लॉस क्या होते हैं, 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस, ये दोनों लॉस मुझे अगर इक्वल्स टू मिल जाए, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो, कांस्टेंट लॉस और कॉपर लॉस जब भी इक्वल रहेंगे तभी मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। ये बहुत बड़ी कंडीशन है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। जब कॉपर लॉस और कांस्टेंट लॉस ये दोनों इक्वल होंगे तभी मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। अब आते हैं कांस्टेंट लॉस के ऊपर। तो कांस्टेंट लॉस हम उसी को बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस हम उसी को बोलते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। अब बताइए कि कॉपर लॉस डिपेंड करते हैं आई स्क्वायर आर यानी कि वाइंडिंग पे। कॉपर लॉस किस में होता है? कॉपर लॉस जो होता है वो वाइंडिंग में होता है, हमारे मोटर की वाइंडिंग में, जो कि आई स्क्वायर आर है। इसका मतलब मेरा रेजिस्टेंस, किसी भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, एक बार मैंने वाइंडिंग वाउंड कर दी तो उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। वाइंडिंग वाउंड करने के बाद हम डेली डेली उसकी वाइंडिंग चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो वो तो आर तो मेरा कांस्टेंट हो गया, बट करंट जो है वो चेंज होते रहता है। करंट जे अकॉर्डिंग टू द लोड, जैसे जैसे लोड चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट चेंज होगा। इसका मतलब कॉपर लॉस जो है मेरा वो कैसा हो गया? वेरिएबल लॉस। कॉपर लॉस जो है वो हो गया वेरिएबल लॉस। अब देखिए कांस्टेंट लॉसेस की बात करते हैं। देखिए मैग्नेटिक लॉस यानी आयरन लॉस। अब देखिए आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस में आते हैं। आयरन लॉस जो है वो कांस्टेंट लॉस में आते हैं। आयरन लॉस कहाँ होता है? कोर में, बराबर। आयरन लॉस कहाँ होते हैं? कोर में। जब देखिए अगर हम कोर डेली कोर चेंज कर सकते हैं क्या किसी भी मोटर का? नहीं। कोर तो जो मैन्युफैक्चर होके आया है हमारे मोटर में वही रहेगा, कोर हम चेंज नहीं कर सकते। कोर ना कोर चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब कोर का मटेरियल भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम कोर का मटेरियल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट लॉस होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हमारा आयरन कोर बन गया, उसके मुताबिक ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब भी हम ऑपरेशन करेंगे मोटर का, जब भी हम मोटर के ऊपर कोई वर्क करेंगे तो आयरन जो आयरन कोर है हमारा, उसके लॉस चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम कोर का मटेरियल चेंज करेंगे ना कोर चेंज करेंगे, इसलिए मैग्नेटिक लॉस हमारे कांस्टेंट होंगे। और ये मैकेनिकल लॉस जो है वो भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे। किस तरीके से? अब मैकेनिकल लॉस में क्या कौन से लॉस आते हैं? फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमारा कहाँ होता है? बराबर ब्रश कांटेक्ट एंड बेरिंग में, बराबर ये दोनों जगह पे हमारा फ्रिक्शन होता है, ब्रश कांटेक्ट एंड बेरिंग में। देखिए ना हम ब्रश चेंज करते हैं मोटर के, ना बेरिंग चेंज करते हैं, या फिर आज एक बेरिंग है तो कल दूसरा बेरिंग है, ऐसे करते हैं क्या मोटर में? नहीं। वो तो मैन्युफैक्चरिंग जो होके आता है वही हम रखते हैं। तो इसका मतलब ना फ्रिक्शन चेंज होने वाला है मोटर का, यानी कि जितना टाइट मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जितना टाइट या लूज बेरिंग था हमारा उतना ही कांस्टेंट रहेगा। ऑयलिंग करके थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा होता है वो डिफरेंट बात है, लेकिन बेरिंग नहीं चेंज करते, इसका मतलब फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगा। ब्रश भी कम्यूटेटर से चेंज नहीं करती, इसलिए आज ऐसा होता है कि कभी कि आज ब्रश से डीसी मशीन में और कल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि ब्रश कांटेक्ट होता ही है, इसीलिए वो चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो कांस्टेंट लॉस में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम मोटर चालू करेंगे तब बेरिंग के द्वारा फ्रिक्शन होना ही है, और ब्रश कांटेक्ट के जरिए फ्रिक्शन भी होना ही है, इसीलिए ये कांस्टेंट लॉसेस में आते हैं। अब विंडेज लॉस की बात कर रहे हैं।
विंडेज लॉस क्या, एयर गैप या विंड की वजह से जो लॉस होते हैं एयर गैप में, उसके उसके आज आज समझ लीजिए आज एक एयर गैप है हमारे मोटर में, और कल जाके दूसरी एयर गैप, दूसरी डिफरेंट एयर गैप तैयार होने वाली है क्या? कभी नहीं। वो भी तो कांस्टेंट है, एयर गैप भी तो हमारी कांस्टेंट है, इसलिए उसमें से फ्लो करने वाली एयर भी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। इसीलिए विंडेज लॉस भी कांस्टेंट होते हैं। इसीलिए मैकेनिकल जो लॉस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। इसीलिए कॉपर लॉस इसीलिए कॉपर लॉस वेरिएबल लॉसेस में आते हैं, और ये दोनों लॉसेस मैकेनिकल लॉस एंड मैग्नेटिक लॉस, ये दोनों लॉसेस हमारे कांस्टेंट लॉस में आते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस बोल दूँ, वेरिएबल लॉस इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉस। अब कांस्टेंट लॉस कौन से दो है आपको समझ में आ गया, मैग्नेटिक लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। ठीक है, कांस्टेंट लॉस ये जब दोनों इक्वल्स टू होते हैं तभी हमको मैक्सिमम कंडीशन मिलती है। एट दैट कंडीशन वी हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी, वी हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी। जब ये दोनों लॉसेस हमारे इक्वल्स टू होंगे तभी हमको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि ये दोनों लॉ इक्वल्स कैसे करेंगे, ये दोनों लॉस इक्वल कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम कांस्टेंट लॉसेस की बात करें, जिस जगह से मोटर मैन्युफैक्चर होके आई है, जिस जगह से मोटर मैन्युफैक्चर आई है, मैन्युफैक्चर होने के बाद उसके हम कांस्टेंट लॉस जो रहेंगे वही रहेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। जैसे कि हमने अभी अभी देखा वो किस तरीके से कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट लॉस तो हमेशा वही रहेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, मेरे एक फॉर एग्जांपल की तौर की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट लॉस की वैल्यू 5 कंसिडर करता हूँ, कांस्टेंट लॉस की वैल्यू 5 कंसिडर करता हूँ। जब मैंने मोटर पहली बार चलाई थी तब भी मेरी वैल्यू 5 रहेंगी, और जब मैं मोटर आखिरी बार चलाऊंगा, आखिरी बार, तब भी मेरी वैल्यू 5 रहेंगी कांस्टेंट लॉसेस की। ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस की वैल्यू तो 5 है। तो मेरा ये मोटर है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा ये तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा, वेरिएबल लॉसेस को ट्राई करूंगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, मैं ट्राई करूंगा इसकी भी वैल्यू नियर अबाउट 5 हो जाए। मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग से जो होके आई है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो वैल्यू मुझे मिली है वो तो कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट समझ लीजिए फर्स्ट रोटेशन में और लास्ट लास्ट रोटेशन में जो मोटर की फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तब भी वही रहेगी, और लास्ट टाइम यूज़ करूँगा तब भी वही रहेगी। लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता, तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा कि ये जो लॉसेस है उसकी वैल्यू नियर अबाउट 5 आ जाए। इसका मतलब 5 = 5, ये दोनों इक्वल हो गए तो तब जाके मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। तो ये था लॉसेस एंड इफिशियंसी। अब थोड़ा पावर स्टेजेस भी देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने जनरेटर के पावर स्टेजेस देखे थे उस तरीके से आज हम मोटर के भी पावर स्टेजेस देख लेंगे। पावर स्टेजेस ऑफ द डीसी मोटर। दोस्तों, पावर स्टेजेस समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, समझ लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जो आप कोई भी प्रोडक्ट है, समझ लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करते हो, तो उसमें क्या होता है, पहले वो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद में वो किसके पास जाता है, रिटेलर के पास।
रिटेलर के पास, उसके बाद में हम उसको खरीदी करते हैं, यानी कि यूजर। ठीक है। अब देखिए, हम यूजर क्या करता है, खरीदी करता है किससे, रिटेलर से। रिटेलर से खरीदी करता है तो उसके बदले में इसको पेमेंट पे कर देता है, पैसे दे देता है। ये क्या करता है, अपना हिस्सा निकाल के रख देता है, अपना जो इनकम है वो निकाल के रख देता है, और बाकी के पैसे, अपना इनकम निकाल के रख देता है, और बाकी के प्रोडक्ट के पैसे, इनकम निकालने के बाद, इनकम माइनस करने के बाद बाकी के पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है, अपना इनकम निकाल देता है, अपना इनकम माइनस करके, खुद का जो इनकम है वो माइनस करके मैन्युफैक्चरर को दे देता है, मैन्युफैक्चरर को दे देता है ये पैसे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लॉसेस होते होते आ रहे हैं। देखिए, सेम तरीके से लॉसेस भी मोटर में होते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसों के होते हैं, वहाँ पे पावर के होते हैं। यहाँ पे पैसों के लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे पावर के लॉसेस हो रहे हैं। तो ये एक चेन है, एक साइकिल है कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। पहले तो यूज़र पैसे दे रहा है, फिर रिटेलर के पास लॉसेस हो रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास लॉसेस हो रहे हैं, तब जाके मैन्युफैक्चरर को पैसे मिल रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, इसी को रिलेट करके हम ये पावर स्टेजेस डायग्राम समझ लेंगे। मोटर का पावर स्टेजेस समझने से पहले हमें पता है, देखिए, हमें पता है कि हम मोटर को क्या इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट। हम मोटर को कौन सा इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, मैकेनिकल आउटपुट। मैकेनिकल, और किस कंडीशन में होते हैं, रोटेशन, एज अ रोटेशन में हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल जाता है। तो अगर हम इनपुट की बात करें, मोटर इनपुट, मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल इनपुट हम देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इनपुट किस में होता है, पावर में। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, VI, वोल्टेज इंटू करंट, और उसका यूनिट होगा वैट में। चलो, अभी पहली स्टेज में तो मैंने मोटर का इनपुट दे दिया। इनपुट किसको देते हैं, मोटर की वाइंडिंग को, बराबर। इनपुट हम किसको देते हैं, मोटर की वाइंडिंग को। और वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस कौन से होते हैं हमारे, कॉपर लॉस। वाइंडिंग में होने वाले लॉस कौन से होते हैं हमारे, कॉपर लॉस, I2R लॉस। ठीक है, वाइंडिंग में होने वाले लॉस हमारे कॉपर लॉस है। उसके बाद लॉसेस होने के बाद वाइंडिंग के लॉसेस होने के बाद वो पावर किसको मिलता है, एज ए फ्लक्स, या फिर मैग्नेट बोलो, जो भी है, वो पावर किसको मिलता है, हमारा आर्मेचर को, यानी कि रोटर को, आर्मेचर को हमारा पावर मिल जाता है। ड्राइविंग पावर इन आर्मेचर, आर्मेचर में जो पावर प्रोड्यूस होने वाला है, या फिर आर्मेचर में जो पावर प्रोड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, बोलो कि पावर प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से यहाँ से इनपुट देने के बाद और कॉपर लॉस माइनस करने के बाद वो होता है हमारा EBIA, बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट, देखिए, बैक EMF इज नथिंग बट वोल्टेज ही है, और ये हमारा I, यानी कि करंट। अब जब V इंटू आई क्या हो जाता है, पावर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिलीवर्ड क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे भी क्या डिलीवर्ड हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर। इसीलिए इसका यूनिट हमने वैट में दे दिया। चलो, अब तो हमारा पावर आर्मेचर तक आ गया। अब हमारा पावर जो है आर्मेचर तक आ गया। अब क्या करेगा, आर्मेचर रोटेट होना चालू हो जाएगा। तब उसमें आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस होंगे। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन लॉस की अगर बात करेंगे, तो अगर आर्मेचर स्टेडी कंडीशन में है, आर्मेचर रोटेट नहीं कर रहा है, तब फ्रिक्शन लॉस होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टेडी है। फ्रिक्शन लॉस तभी होंगे जब आर्मेचर रोटेट करने लगेगा। इसीलिए फ्रिक्शन लॉस एंड आयरन लॉस इस कंडीशन में होते हैं। जब भी आर्मेचर रोटेट करना चालू हो जाएगा, तब हमारा
फ्रिक्शन लॉस एंड आयरन लॉस मिलेगा। जब ये फ्रिक्शन लॉस एंड आयरन लॉस माइनस करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन लॉस और आयरन लॉस माइनस करेंगे, तब जाके हमें मोटर का आउटपुट मिलेगा। मोटर आउटपुट इन वैट, मोटर का मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, क्योंकि तभी तो हमें शाफ्ट पे रोटेशन मिलेगा, शाफ्ट पे जाके रोटेशन मिलेगा। इस तरीके से ये पावर स्टेजेस थे। इनपुट देने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं, हमने मोटर को पावर सप्लाई दे दिया, स्विच चालू कर दी, स्विच चालू करने के बाद मोटर रन होना चालू हो जाती, लेकिन उसी समय पे इतने सारे लॉसेस होके हमें आउटपुट मिलता है, इतने सारे लॉसेस होके आउटपुट मिलता है। मैंने इससे पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी, आज एक बार फिर बता देता हूँ कि जो भी रोटेटिंग मशीन हो, जैसे कि एसी मशीन या फिर डीसी मशीन, मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, यानी कि जनरेटर, मोटर, और एसी मशीन में एसी मोटर और अल्टरनेटर की बात करूँगा। दोनों एसी मशीन और डीसी मशीन, कौन सी मशीन? रोटेटिंग मशीन। दोनों रोटेटिंग मशीन की जब बात करूँगा, उसकी इफ़िशियंसी कम ही होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लॉस या फिर यानी कि मैकेनिकल लॉस ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी थोड़ी कम होती है। किसके मुकाबले? स्टेशनरी मशीन के मुकाबले। अब स्टेशनरी मशीन कौन सी है? हमारे ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, 95, 96, 97 तक इफ़िशियंसी, 98 तक भी इफ़िशियंसी हमारी चली जाती है ट्रांसफार्मर की। इसीलिए क्यों होती है उसकी इफ़िशियंसी इससे इतनी ज़्यादा? क्योंकि उसमें रोटेटिंग पार्ट कोई भी नहीं होता। अगर देखा जाए तो एसी मोटर या फिर एसी मोटर जो है, एसी मशीन, रोटेटिंग मशीन, एसी मोटर और ट्रांसफार्मर का फंक्शन जो है वो सेम होता है, सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो लगभग सेम ही होता है, सिर्फ वो रोटेट करती है, लेकिन और ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए उसकी इफ़िशियंसी इतनी हाई हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। यह मैंने अब तक आपको 2-3 बार बता दी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी इस टाइप की जो क्वेश्चन है या फिर ये जो फंडे है, क्या बोलते हैं उसको, ये जो कंपैरिजन है, ये हमें बहुत काम में आता है। तो ये पावर स्टेजेस और हमने लॉसेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द डीसी मोटर ये हमने देख लिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल और अच्छे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।